वो सूरतें न जाने किस देश बसतियां हैं, अब जिनके देखने को आंखें तरसतियां हैं। गय्यकू बयकू जो हवा पलटू नहीं दिल को मेरे करार है इस सितम का बयान था मेरा गम से सीना फिरार ये आया हिंद तबाह हुई कहूँ क्या पे जफा हुई जिसे देखा कि वक्त ने जिसे देखा कि वक्त ने कहा ये भी काबिले दार बेयकू बेयकू हवा। आदाब नाजरीन, 1857 की तहरीक, जिसे कोई वाक़या कहता है तो कोई हंगामा, कोई शोरिश कहता है तो कोई इनकलाब, नाकाम साबित हुई और इसके रूहे रवां आखिरी मुग़ल शहंशाह बहादुर शाह ज़फ़र को मेजर हडसन ने हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया। उनके दो बेटों मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा खिज़र सुल्तान और एक पोते मिर्ज़ा अबू बकर को गोली मार दी। फिर उनके सर कलम किए और एक थाल में सजाकर बादशाह के सामने पेश किया। यहाँ रख दो। कंपनी की जानिब से आपकी नजर है जो बरसों से बंद रखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, तैमूर की औलाद ऐसे ही सुर्ख रूह होकर बाप के सामने आया करती थी। बहादुर शाह ज़फ़र ने जिस वक़ार और सब्र तहम्मुल से मेजर हडसन के गैर इंसानी रवैये पर रद्द अमल पेश किया, वो यकीनन उनकी रगों में दौड़ते तैमूरी खून की ज़मानत देता है। ये सच है कि 11 मई 1857 की सुबह तक, जब तक सिपाही मेरठ से सुअर की चर्बी वाले कारतूसों की खबर लेकर दिल्ली नहीं पहुंचे थे, बादशाह इस हंगामे से बिल्कुल बेखबर थे। लेकिन यह भी गलत नहीं कि जब सिपाहियों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ, जो उनके मुताबिक उनके दीनों मजहब पर तखरीब कर रहे थे, आपसे फरियाद की, तो आपके तैमूरी खून ने जोश मारा और आप ये सोचे समझे बिना कि आपकी 82 साल की उम्र और लागिर जिस्म अंग्रेज़ों का तैश और ताकत झेलने के लायक नहीं है, इनकलाबियों की सरबराही कबूल कर ली। बादशाहत तो बादशाहों के साथ चली गई, मैं तो गोशा नशीन हूँ, कंपनी सरकार का वजीफा ख्वार, हुकूमत और उसके कामकाज से बेखबर। इसके बावजूद हिंदुस्तान की रियाया मुझे बादशाह समझती है और मेरे लिए अपने दिल में इज्जत व एहतराम का जज्बा समेटे हुए है। सर ज़मीन हिंद हमें इसलिए विरासत में नहीं मिली कि हम इसे और इसकी रियाया को अंग्रेज़ों के हाथों नेस्तनाबूद होता देखते रहें। उम्र अगर 82 साल है तो क्या हुआ, बादशाह होने के नाते
मुल्क और रियाया की हिफाजत करना हमारा ही फर्ज है। अबू जफर सिराजुद्दीन बहादुर शाह जफर 24 अक्टूबर 1775 को बरोज शंबा दिल्ली में राजपूत रानी लालबाई के बतन से पैदा हुए। आप एक शायर थे। आपका कलाम आपके दौर की बखूबी अक्कासी करता है। जफर की जिंदगी को समझने के लिए जरूरी है कि हम उनकी दास्ताने हयात का आगाज आलमगीर सानी के जमाने से करें। शाह आलम सानी आलमगीर सानी के बेटे थे और आलमगीर सानी औरंगजेब के पोते। 1754 में इमादुल मुल्क ने आलमगीर सानी को तख्त पर बैठाया, खुद वजारत का ओहदा संभाला और हुकूमत की बागडोर अपने हाथ में ले ली। इमादुल मुल्क की साजिशों की वजह से शाह आलम सानी का दिल्ली में रहना मुश्किल हो गया और उन्होंने दिल्ली को खैरबाद कह दिया। 1759 में इमादुल मुल्क ने आलमगीर सानी को कत्ल करवाया और औरंगजेब के एक और पोते मुहियुल मिल्लता को तख्त पर बिठाया। हुजूर, हमें याद फरमाने का कोई खास सबब? याद आप लोगों को इसलिए किया है कि भरोसा सिर्फ आप पर है। ज़रा नवाज़ी हुजूर की, हुक्म कीजिए। हमने आलमगीर सानी को हिंदुस्तान का बादशाह बनाने में उनकी खूब मदद की, लेकिन अफसोस, सद अफसोस, हमारा फैसला गलत था। जिस मकसद से उन्हें बादशाह दिलवाई थी वो मकसद पूरा होता नहीं दिखता, जिसमें मेरा, आपका, हम सब का भला था। वैसे भी बादशाह में वो बात नहीं है जो इनके आबा व अजदाद में थी। हम चाहते हैं कि शहंशाह औरंगजेब के एक और पोते को आजमाया जाए, मुहियुल मल्ता, लेकिन इसके लिए आलमगीर सानी का ना होना जरूरी है। जब शाह आलम सानी को अपने वालिद आलमगीर सानी के कत्ल की खबर मिली तब आप मौजा खटोली बिहार में मुकीम थे। यहीं आपने अपनी बादशाहत का ऐलान किया और शाह आलम सानी का लक़ब इख्तियार किया। 22 अक्टूबर 1764 को सिराजुद्दौला ने शाह आलम सानी की सरकर्दगी में बक्सर के मकाम पर अंग्रेज़ों से लड़ाई की और शिकस्त खाई। मीर जाफ़र ने उन्हें समझाया, बुरा न मानिए, लेकिन ये सच है कि हालात आपके हक में नहीं है। वहाँ दिल्ली में आप इमादुल मुल्क की साजिशों के आगे टिक नहीं सके। आपके वालिद साहब भी साजिश का शिकार हो गए और बक्सर में आपने अंग्रेज़ों के हाथों शिकस्त खाई। आप बजा फरमा रहे हैं, लेकिन 36 लाख रुपए सालाना के एवज बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों के नाम लिखना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा है। बात मुनासिब या नामुनासिब की नहीं है। अंग्रेज़ बहुत मजबूत है। अगर इन जगहों पर वो ज़बरदस्ती कब्जा जमा लें तो आप या हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये तो रॉबर्ट क्लाइव के साथ हमारे रसूख हैं जो वो इतनी दियानतदारी से काम ले रहे हैं। और 36 लाख रुपए सालाना की रकम कोई कम तो नहीं होती, और वो भी तब जब बगैर किसी दर्द सर के मिल रही हो। पैसे लेते रहिए और चैन की बंसी बजाते रहिए। इलाहाबाद के किले में शाह आलम उमूरे हुकूमत से बेनियाज 7 साल तक ऐशो इशरत की ज़िंदगी बसर करते रहे। फिर अंग्रेज़ों और शुजाउद्दौला की मंशा के ख़िलाफ़ उन्होंने मरहटों से साज़बाज़ की और दिल्ली के तख्त पर रौनक कब्जा हो गए। लॉर्ड क्लाइव ने जो 3 सूबों की दीवानी के बाबत 36 लाख रुपए सालाना देने का वादा किया था, उससे बिल्कुल ही मुकर गए। 1787 में गुलाम कादिर ने दिल्ली पर हमला किया, शाह आलम को माजूल करके उनकी आंखें निकाल लीं। मराठों ने गुलाम कादिर को मारा और फिर शाह आलम को कैद किया। 1807 में लॉर्ड क्लाइव की फ़ौजों ने मरहटों को हराकर दिल्ली पर कब्ज़ा किया और शाह आलम सानी को बराए नाम बादशाह बनाकर उनकी पेंशन मुकर्रर कर दी और एक इकरारनामा लिख कर दिया जिसके मुताबिक बादशाह के खर्च की सालाना रकम बढ़ाना भी थी।
अब अंग्रेज चाहते थे कि दिल्ली से बादशाहत पूरे तौर पर ख़त्म हो जाए। इसके बावजूद शाह आलम सानी के ज़माने तक अंग्रेज़ बादशाह और उसके दरबार की ताज़ीम किया करते थे और बादशाह के दरबार में अंग्रेज़ रेसिडेंट स्टीन की हैसियत एक मामूली अमीर से ज़्यादा नहीं थी। लेकिन स्टीन का नायब चार्ल्स मटकाफ बादशाह के इस एहतराम से नाखुश था। Beyond. जी सर। Ask Mr. Charles to come and meet me. ओके सर। Good morning, sir. Good morning, Pat here. आज मैंने बादशाह की फाइल मंगाया तो देखा कि उसमें कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं that you haven't forwarded to me. किंग तो कुछ ना कुछ मुतालबा करता रहता है। हम लोग कहाँ तक? But we have to keep him in a good humor. Sorry, sir. ये बात मेरी समझ से बाहर है। हमारा मकसद हिंदुस्तान में मुगल बादशाहत को मिटाना है। अगर हम बादशाह को बादशाह बनाए रखेंगे, it is not possible, sir. It is not possible. हम बादशाह को रेस्पेक्ट देकर उसकी इज्जत और गैरत को सुला नहीं सकते। सॉरी टू से सर, बट हमें ऐसी कोई हरकत नहीं करनी चाहिए जिससे उसके दिल में मुकम्मल बादशाह बनने की ख्वाहिश पैदा हो। शाह आलम सानी के बाद उनके मंझले बेटे अकबर शाह सानी 1806 में तख्त पर बैठे। 1809 में अकबर शाह ने अपने वालिद से हुए मुआहदे के मुताबिक कंपनी से वजीफ़ा बढ़वाने की दरख्वास्त की। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने उनका मुतालबा माना, लेकिन जब अकबर शाह ने बादशाहत के बढ़ते अखराजात की दुहाई देकर बार बार वजीफ़ा बढ़वाने की दरख्वास्त की तो कंपनी ने टाल मटोल से काम लिया। आखिरकार अकबर शाह ने मशहूर ब्रह्मो समाजी लीडर राम मोहन रॉय से राब्ता किया, उन्हें राजा का लक़ब दिया और उन्हें अपना सफ़ीर मुकर्रर करके इंग्लैंड भेजा ताकि वो वहाँ जाकर वजीफ़ा ना बढ़ने की वजूहात की तहक़ीक़ कर सकें और मसले का कोई मुनासिब हल तलाश कर सकें। हुजूर, राम मोहन साहब तशरीफ़ लाए हैं और आपसे मुलाकात का शर्फ हासिल करना चाहते हैं। अंदर भेजो। जी बेहतर। आदाब, तशरीफ रखिए। शुक्रिया, हुक्म कीजिए। 1807 में हमारे वालिद शाह आलम सानी और अंग्रेज़ों के बीच जो इकरारनामा हुआ था, उसकी एक शर्त शहंशाह के खर्च की सालाना रकम बढ़ाना भी थी। लेकिन मुसीबत ये हो रही है कि वो अपनी शर्तें पूरी नहीं कर रहे हैं। हम आपको राजा के खिताब से नवाजते हैं, आपको सफ़ीर मुकर्रर करते हैं ताकि आप लंदन जाकर पता करें कि कंपनी अपना वादा पूरा क्यों नहीं कर रही। जी बेहतर। राजा राम मोहन रॉय एक दानिश्वर थे। वो जब इंग्लैंड पहुंचे तो उनका जबरदस्त इस्तकबाल हुआ, लेकिन जिस मकसद के लिए वो इंग्लैंड गए थे उसमें उन्हें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। इंग्लिस्तान में राम मोहन रॉय का क़याम 3 साल रहा,
और वहीं 1833 में उनका इंतकाल हो गया। लेकिन अकबर शाह का वजीफा बढ़वाने का मुतालबा जारी रहा। फिर कंपनी ने उनके साथ सौदा किया, वजीफा जरूर बढ़ाया, लेकिन बादशाह को तमाम सियासी मामलात से बेदखल करने की इवज। अब बादशाह को अपना जानशीन मुकर्रर करने का भी हक नहीं था। अकबर शाह के 11 बेटे थे, जफर उनमें सबसे बड़े थे। लेकिन अकबर शाह अपनी चहीती बेगम मुमताज़ महल के बेटे मिर्ज़ा जहांगीर या फिर अपने छोटे बेटे मिर्ज़ा सलीम को ही अपना वली अहद मुकर्रर करना चाहते थे। लेकिन पेंशन बढ़वाने की इवज वो अपना ये हक खो बैठे थे। सर, वली अहद के मामले में क्या करें? किंग ने तो जहांगीर के नाम की रट लगा रखी है। किंग के रट लगाने से क्या होता है? डिसीजन इज आवर्स। वो अपना हक खो चुके हैं। मिर्जा जहांगीर के तेवर खतरनाक हैं। प्रेसिडेंट को किले से बाहर निकाल दिया, उसके नुमाइंदे पर गोली चलाई, उसको कंट्रोल करना मुश्किल है। ऑन द कंट्ररी, जफर इज सॉफ्ट स्पोकन एंड कल्चर्ड, लिटरेरी आदमी है, ऑलवेज ऑक्यूपाइड विद पोएटिक थॉट्स। उससे हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। Remember, according to our policy, Bahadur Shah Zafar's name is final, and surely he will be the last Mughal emperor of India. फरंगी हुकूमत की नजर इनायत जफर पे थी। उन्हें मंजूर था कि मुगलिया सल्तनत के आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफर हों, और ऐसा ही हुआ। 28 दिसंबर 1837 को अकबर शाह सानी का इंतकाल हुआ और 21 दिन बाद 62 बरस के अबू जफ़र की ताजपोशी हुई। तख्त नशीनी के बाद उन्होंने अबू मुजफ्फर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह सानी का लक़ब इख्तियार किया। वो बादशाह कहलाते तो थे, लेकिन उनका हुकूमत पर कोई इख्तियार ना था। जब हुकूमत की तरफ से कोई मुनादी होती तो ये ऐलान किया जाता, सुनो सुनो सुनो, खल्क खुदा की, मुल्क बादशाह का, हुकूमत कंपनी बहादुर की। वो सोचते तो थे, लेकिन उन्हें इजहार ख्याल की इजाज़त न थी। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी, जैसी अब है तेरी महफिल कभी ऐसी तो न थी। कहने का मतलब ये कि बादशाह की सियासी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा था। जब बादशाह ही परेशान था तो रियाया खुशहाल कैसे हो सकती थी? चारों तरफ मायूसी थी, बदअमनी थी, सारा शहर दुहाई दे रहा था, लेकिन जबरो इस्तबदाद से रिहाई की कोई सूरत ही नजर नहीं आ रही थी। हुजूर। क्या बात है सैफुद्दौला, आप बहुत परेशान लग रहे हैं। हुजूर, मेरठ में बगावत हो गई है। क्या बगावत? जी, सिपाहियों ने गाय और सूअर की चर्बी से बने कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। ओह, खुदा खैर करे। ये शोर कैसा है? बागई सिपाही
जमुना के किनारे इकट्ठा हो रहे हैं हुजूर। ग्यारह मई की सुबह जब बादशाह हस्बे मामूल बेदार हुए तो उन्होंने गैर मुतवक्का तौर पर इनकलाबियों को अंग्रेज़ों के खिलाफ सरगर्म अमल पाया। किरदार कप्तान डगलस और हकीम एहसानुल्लाह को मुझसे मिलने के लिए कहिए। जी हुजूर। मेरठ में बगावत हो गई। सिपाहियों ने गाय और सूअर की चर्बी से बने कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार। मेरठ में बगावत हो गई। सिपाहियों ने गाय और सूअर की चर्बी से बने कारतूस इस्तेमाल करने से इनकार। आप लोगों ने देखा बाहर जमुना के किनारे सिपाही इकट्ठा हो रहे हैं। सुना है मेरठ में बगावत करके आए हैं। जी। आप जरा जाके दरियाफ्त कीजिए कि उनके यहाँ जमा होने का मकसद क्या है। जी, मैं ज़ेरे झरोखा जाके पता करता हूँ। नहीं, ये गैर मुनासिब रहेगा। आप झरोखे में से ही उन्हें मुखातिब कीजिए। जी हुजूर। आप जरा मामले को समझकर सुलझाने की कोशिश कीजिए। जी, जो हुक्म हुजूर। थोड़ी देर बाद खबर आई कि कैप्टन डगलस और दूसरे तमाम अंग्रेज मर्द औरतों को मार दिया गया है। यही नहीं, हिंदुस्तानियों को भी लूटा जा रहा है। दोपहर तक लोगों के गिरोह फरियाद लेकर बादशाह के पास पहुंचे कि बादशाह अपने फर्जंदों को शहर के इंतज़ाम पर मुकर्रर करें। बादशाह ने मिर्ज़ा ज़हीरुद्दीन बख्त बहादुर उर्फ मिर्ज़ा मुग़ल और मिर्ज़ा अब्दुल्ला को तैनात किया कि वो फ़ौज लेकर जाएं और शहर में अमन व अमान कायम करें। शहर पर हिंदुस्तानी फ़ौजियों का कब्ज़ा हो गया था। छावनी खाली हो गई थी। मैगज़ीन जिसमें अंग्रेज़ अफसरों का हिफाजती दस्ता मौजूद था, उसे बागी सिपाहियों ने घेर लिया था और उस पर कब्ज़ा करना चाहते थे। इसलिए उस वक्त मैगज़ीन में मौजूद अंग्रेज़ अफसरों ने अपने ही हाथों से मैगज़ीन को उड़ा दिया था। हकीम एहसानुल्लाह बादशाह की खिदमत में पेश हुए और उन्हें तमाम हालात से आगाह किया। गोया सिपाहियों ने अफरा तफरी का बाजार गर्म कर रखा है। लगता है शहर में क़यामत बर्पा हो गई है। ऊपर से मुझसे मिलने की जिद कर रहे हैं। मैं भला क्या मदद कर सकता हूँ? सिपाही तो आप ही से बाहर हैं हुजूर। अंग्रेजों को चुन चुन कर ख़त्म कर रहे हैं। मैगज़ीन के उड़ने से उसके आसपास का पूरा इलाका खाक हो गया। लाखों हिंदुस्तानी चीथड़े चीथड़े होकर बिखर गए हुजूर। अफसोस, सद अफसोस। आपको क्या लगता है मौजूदा हालात में मैं अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को आगाह कर दूं तो? यही मुनासिब रहेगा हुजूर। आप उन्हें फौरन इत्तिला दीजिए। पलम रसीदा जानम तू बयां के जिंदा मानम, पस आजा के मन न मानम, बचाकार खाही आमद। हकीम एहसानुल्लाह ने फिर उन फौजियों की फहरिस्त तलब की जिन्होंने बगावत कर दी थी। बहुत से लोग ज़बरदस्ती बादशाह के हुजूर में हाजिर हो गए, जो उस वक्त दीवाने ख़ास में जलवा फरमा थे। हुजूर, हम आपके फरियादी आए हैं। मैं तो गोशा नशीन हूँ,
मुझे सताने क्यों आए? हुजूर, हम मुलाजिम अंग्रेज़ी हैं। सरकार की नीयत में फितुर हुआ और हमारे दीन और मजहब के दर पे तकरीब है। वो चाहते हैं कि तमाम हिंदुस्तान को ईसाई कर लें। मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास ख़जाना नहीं है कि मैं तुम सबको तनख्वाहें दूंगा। मेरे पास फ़ौज नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। हुजूर, हम मुल्क भर के अंग्रेज़ी खजाने पर जल्द कब्जा कर लेंगे। मेरी मानो तो अंग्रेज़ों से मसलहत कर लो। हुजूर, आप तीनों दुनिया के बादशाह हैं। सारा मुल्क आपका फरमाबरदार है। सिर्फ हम आपकी सरबराही चाहते हैं। अपने हालात से घिरे ये हैं बहादुर शाह जफ़र। तारीख ने जफ़र को क्या क्या दिखाया, इसकी दास्तान अभी जारी है। इसका बाकी हिस्सा अगले हफ्ते। फिलहाल इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज। वो सूरतें न जाने किस देश बसतियां हैं, अब जिनके देखने को आंखें तरसतियां हैं।